हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से, मतलब ये कि उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कुछ अलग टाइप्स होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है, उनके बेसिस पे अलग है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसके हिसाब से हमने केमिकल रिएक्शन को अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो इस तरह से अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, टाइप्स हो जाते हैं। तो मेनली जो कंपोजिशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन के हिसाब से कि केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर उसके बाद बाकी टाइप डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, और इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो होता है आपका डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा टाइप जो होता है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। चौथा आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये इतने टाइप के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन उसी को कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये मेनली 4 टाइप के रिएक्शन है। किसके हिसाब से? कंपोजिशन के हिसाब से, यानी प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बेस पे ये 4 टाइप के रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट 2 तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला इसमें पढ़ेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है, थर्मिक तो हीट से रिलेटेड है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये 2 तरह के हो गए। इसके बाद अगर बात किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मान लीजिए O2 लिख देता हूं, इसके बेस में 2 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर दूसरा पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो ये हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो अगर हम अपने सिंपली अगर बोल दिया रेडॉक्स रिएक्शन, तो वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है,
उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सारे रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन। देखिए, ये पता चल रहा है आपका नाम से कि कॉम्बिनेशन है, मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट साइड में एक, दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे और वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, जैसे मैंने क्या बोला, इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं। द केमिकल रिएक्शन in which two or more substance, ठीक है, सब्सटेंस में आपका क्या आ जाएगा, एलिमेंट भी आ जाएगा और कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो टू और मोर सब्सटेंसेस combine together to form single प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है ये क्या मैंने बोला, कि वैसा केमिकल रिएक्शन पहचानेंगे कैसे, कहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो देखिए, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिल रहे और मिलने के बाद केवल एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। जैसे अगर मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ ऐसा होगा कि एक सब्सटेंस A है प्लस दूसरा सब्सटेंस B है, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद एक सब्सटेंस C बना रहा है, सिंगल सब्सटेंस। तो ये आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने हैं, दो दिख रहे हैं आपको, एक A और दूसरा B, दो रिएक्टेंट। और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका क्या है, सिंगल सब्सटेंस है। तो ऐसा कहीं पे भी इस तरह का जो रिएक्शन दिखे, आप उसको क्या कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए अब रिएक्शंस देखते हैं कि कैसा रिएक्शन है। जैसे मान लिया जाए कि ये Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, दोनों रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद बनाएगा क्या प्रोडक्ट, MgO। अब MgO प्रोडक्ट कैसे आया, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे हम लोगों ने कि MgO कैसे आएगा। चलिए फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि Mg और एक O है, Mg की वैलेंसी 2 और O की वैलेंसी भी 2, दोनों क्या हो गया, कैंसल। तो ये 1 और 1, इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों कंबाइंड हो गया। तो ये आपका बन गया MgO। ठीक है, ये MgO बन गया। क्या ये MgO रिएक्शन जो हमने लिखा है ये सही है, तो आप बोलेंगे नहीं। इसलिए सही नहीं है कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो अपन को करना क्या पड़ेगा, तो हम लोगों को सबसे पहले इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन को 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, ये रिएक्शन हो गई। ये आपका रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें कि मान लीजिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, ये फॉर्म कर लिया CO2। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी कार्बन 1 ऑक्सीजन, यानी ये बैलेंस है, यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि H2 है प्लस O2 है, ठीक है, ये रिएक्शन करा, बनाया H2O, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ आपने 2 लगाया, तो यहाँ पे क्या लगाया, 2। ठीक है, आप ये सारे आप बैलेंस कर लेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस करने का पढ़ा था। तो आप इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि CaO है प्लस CO2 है,
ये दोनों रिएक्शन किया तो बनाया CaCO3, ये भी आपका बैलेंस है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब किसका रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मान लिया जाए कि आपका CaO प्लस मान लीजिए H2O है। ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है तो ये आपका बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। अब देखिए सारे रिएक्शन जितने भी हैं सब में आपके रिएक्टेंट कितने? 2, प्रोडक्ट कितने? सिंगल। तो ये 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होंगे सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस को आप देखेंगे तो आप सीधा आंख बंद करके लिखेंगे क्या कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है। देखिए डीकम्पोजिशन, डी का मतलब होता है डीकम्पोज होना, डीकम्पोज का मतलब है टूटना। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, और वो ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा होगा, सब्सटेंस क्या होगा? सिंगल। तो सिंगल सब्सटेंस जब ब्रेकिंग होगा, ब्रेक्स होगा और 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हुआ डीकम्पोज होना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which the single substance breaks up and forms 2 or more substance are decomposition reaction। ठीक है, इसको आप बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या बोला कि सिंगल सब्सटेंस होगा वो ब्रेक होगा, यानी रिएक्टेंट हमारा एक सिंगल सब्सटेंस मान लीजिए A है, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद क्या बना? 2 या 2 से ज़्यादा, मान लीजिए B प्लस C, ये 2 सब्सटेंस है, 3 भी हो सकता है, मान लीजिए हमने लिख दिया कि D भी है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या? डीकम्पोजिशन। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपको हीट करना पड़ता है सब्सटेंस को। तो चल लीजिए हमने यहाँ पे हीट कर दिया इस सब्सटेंस को, यानी ये हीट हो रहा है, यानी हम जो रिएक्टेंट है, सब्सटेंस है, उसको हम हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास सबसे पहला CaCO3 है, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, या फिर आप जनरली कॉमन केमिकल नेम कहेंगे तो केमिकल नेम में आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, हीट किया तो ये ब्रेक होता है आपका CaO प्लस CO2 में। ठीक है, अब ये रिएक्शन को बैलेंस कीजिए तो आपको दिखेंगे ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए आपने लिया AgBr,
आपने इसको हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद ये आपको दिया Ag प्लस Br2। क्या ये बैलेंस है? तो आप बोलेंगे सर बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन सिंगल है, यहाँ ब्रोमीन 2 है। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा? ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन यहाँ 2 है, तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 तो नहीं लगा सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। तो 2 कहाँ लगाएंगे? इसके फ्रंट में। तो हमने ब्रोमीन को 2 करने के लिए 2 लगाया, तो एल्युमिनियम सिल्वर भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, क्वेश्चन बैलेंस हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल है PbNO3 होल ट्वाइस, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को आप हीट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बनता है PbO प्लस NO प्लस O2, ये बनेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करिए। तो आप लोगों ने बैलेंस कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको बताता हूं कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले काउंट कीजिए, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 2 6 नाइट्रेट, और लीड आपका 1 है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 1 है। अगर हमने नाइट्रोजन के पहले 2 लगा दिया तो ठीक है, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2, 4, यहाँ 5, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन ओड नंबर के टर्म में आ रहा है, यहाँ क्या है? इवन नंबर के टर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इवन कर लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे आपने अगर 2 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने 2 किया टू कर दिया तो आपके पास लीड कितने हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो लीड को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। नहीं समझ रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए PbON। यहाँ पे 1 है, चूँकि एक ही में है सब। यहाँ पे आपका 6 दिख रहा है, और नाइट्रोजन कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे Pb1 है और ऑक्सीजन 1 है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ देखेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन 2 है, ये 0 है, 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 है। अब देखिए 2, 4, अगर मान लीजिए हम इसको बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी 2 से किए, तो ये 2 और ये क्या हो गया? 2। तो 2 2 4 1 5। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, बाकी सारे बैलेंस हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो हम इस तरह से बैलेंस नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि यहाँ ऑक्सीजन ओड के टर्म में आ रहा है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को डबल कर लेते हैं इवन के टर्म में। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो गया, तो ये 2 और ये 2। अब इसको 2 करने के लिए आपने क्या किया है? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से। अब देखिए ये आपका आ गया 2, ये आ गया 12, ये आ गया 4। अब इसको नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है। ये हो गया बैलेंस। अब बचा ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन अब आपके पास ये दोनों को मिला करके कितने हो गए? तो 4 और 2 6, और यहाँ कितना है? 12। अब आपको कितना लाना है? 6। तो 6 लाने के लिए आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो गया। अब हो गया आपको बैलेंस। अब क्या कीजिए, जहाँ जहाँ जितने से मल्टीप्लाई किए हैं उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 2, यहाँ भी 2,
यहाँ नाइट्रोजन के केस में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 4। ऑक्सीजन के केस में आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 3। तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो ये इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे जहाँ पे सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट में होगा, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट में। जैसे आप लोग मान लीजिए कभी कभी दोस्तों में देखे होंगे कि 2 दोस्त थे, एक थोड़ा सा मजबूत है हेल्दी दोस्त और एक जो है वो वीक दोस्त है। तो अगर मान लीजिए बैठे हुए दोनों एक सीट पे, तो हेल्दी दोस्त आया और उसने क्या किया, जो वीक दोस्त था उसका, उसको इजीली उठाया, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और अब वहाँ पे बैठ गया। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेस, कि वो हेवी होने की वजह से, ताकतवर होने की वजह से क्या किया उसने कि अपने ही दोस्त को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले लिया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि एक सब्सटेंस होगा, ठीक है। वो कैसा सब्सटेंस होगा, तो वो वीक रिएक्टिव सब्सटेंस होगा, ठीक है। उसके सॉल्ट से दूसरा सब्सटेंस जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, वीक रिएक्टिव सब्सटेंस को हटाएगा और उसकी पोजीशन ले लेगा। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक कि आप 6th क्लास और 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें आप अगर जिंक की नेल डालते हैं तो जिंक के नेल पे सिल्वर कलर ऑब्टेन हो जाता है या सिल्वर कोटेड हो जाता है। उसके रीज़न क्या है, तो वो रीज़न है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखिए ये रिएक्शन जब भी अगर होता है तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहला जो वीक मेटल होना चाहिए, वीक मेटल, वो सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब भी कोई ये रिएक्शन अकर होगा तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में अकर होगा। तो जैसे मान लिया जाए कि एक XY सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आपने A सब्सटेंस को डाला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि X जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और A जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, ठीक। अब यहाँ पे रिएक्टिव सीरीज आया, वो पढ़ लेंगे हर मेटल की रिएक्टिव सीरीज कैसा होता है, तो उस हिसाब से आपको और इजीली समझ में आएगा। तो कुछ कुछ जो सब्सटेंस ज़्यादातर यूज होते हैं उसकी रिएक्टिविटी मैं यहाँ लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव है तो वो यहाँ से लेस रिएक्टिव X को हटाएगा, ठीक है। चलिए लेस रिएक्टिव कौन सा है, X है, यानी ये वीक स्टूडेंट है, इसको ये हटा के इसकी जगह ले लेगा, यानी ये बन जाएगा ऐसा AY, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और बचा क्या, X प्लस X हो गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंडीशन है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, तो लिखेंगे कि द केमिकल रिएक्शन in which more reactive मेटल या फिर सब्सटेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस reactive substance from its salt solution is known as displacement reaction.
क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और इस पे बेस्ड कुछ रीजन लिखने के लिए आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे मान लिया जाए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो जिस मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो जैसे मान लीजिए हम एल्युमिनियम से लेना शुरू कर रहे हैं, तो एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। एल्युमिनियम के बाद मान लीजिए हमने लिख दिया Pb Zn, उसके बाद Fe Cu Ag Au। नीचे की तरफ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सीरीज, यानी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी ऊपर में एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम से कम लीड का, लीड से कम जिंक का, जिंक से कम Fe का, Fe से कम कॉपर का, कॉपर से कम सिल्वर का, सिल्वर से कम Au का। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक सॉल्ट लिया। ठीक है, वो मैंने ले लिया FeSO4 फेरस सल्फेट। अब इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं ग्रीन विटिरोल, इसको ग्रीन विटिरोल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने FeSO4 लिया। अब FeSO4 का ये सॉल्यूशन है, वाटर में डाला तो ये एक्वस हो गया, यानी डिजॉल्व हो गया, तो ये FeSO4 बन गया एक्वस में। और ये एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको हमने वाटर में डाला है तो ये डिजॉल्व हो गया है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। जब भी अगर एक्वस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा Fe2+ एंड SO4 2-, ये भी एक्वस होता है और ये भी क्या होता है, एक्वस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ठीक है, यानी ये आयोनाइज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आयोनाइज। तो Fe2+ एक्वस एंड SO4 2-, चूँकि वैलेंसी जो है वो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। तो Fe की वैलेंसी 2 थी यहाँ और SO4 की वैलेंसी 2 थी यहाँ, चूँकि दोनों का कॉमन है, वैलेंसी चार्ज के टर्म में अपेयर हो गया, ये आयोनाइज हो गया। अब अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा रिएक्टिव हमने Zn को रख दिया, किसको रखा, Zn को, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, इसको हमने मेटल यानी सॉलिड फॉर्म में है, हमने Zn को डाला। तो इसका रिएक्शन अगर मान लिया देखा जाए तो ये आपका है एक बीकर, इसमें आपका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है भाई, तो ये सॉल्यूशन है FeSO4 का, FeSO4 का। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, Fe कैसे दिखेगा, Fe ऐसे दिखेगा और SO4 ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब आपने क्या किया, इसमें जिंक डाल दिया, ये आपका जिंक रॉड है। ठीक है, ये हमने जिंक का रॉड डाला। ठीक है, ये आपका जिंक रॉड है, ये है आपका जिंक। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि जो ये ग्रीन कलर है सॉल्यूशन का, वो धीरे 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 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर आपका सॉल्यूशन का कम होगा, और जब आप इस जिंक रॉड को बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर एक आयरन की लेयर चढ़ जाएगी। जितना पार्ट वो सॉल्यूशन में डूबा है उतने पार्ट तक एक आयरन की लेयर चढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिंक का कुछ पार्ट सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और Fe को वहाँ से हटाया, तो वो Fe कहाँ आ गया, जिंक के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मतलब ये कि Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए ये Zn है और ये क्या आपका Fe है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Zn क्या करेगा, Fe को हटाएगा। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि Fe जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव, ये हो गया आपका लेस, और Zn जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव। तो Zn क्या करेगा, Fe को हटाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका ZnSO4 प्लस Fe, ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका एक्वस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर?
इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लिया जाए CuSO4, ठीक है, ये एक्वस लिया हमने। अब ये एक्चुअली कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इसका कलर होता है अब ब्लू, ठीक है, इसलिए इसको आप ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रोल, ठीक है। अब इससे रिएक्टिव कोई भी आप डाल दीजिए, Cu से रिएक्टिव Fe है, Fe का आपने इसमें डाल दिया, तो आपने यहाँ पे Fe पुट किया। जैसे ही आपने Fe डाला तो ये मोर रिएक्टिव है Fe, Cu क्या है, लेस रिएक्टिव, तो क्या करेगा Fe Cu को हटाएगा तो बनाएगा FeSO4 एक्वस प्लस Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब Cu का कलर कैसा होता है, रेडिश कलर का, तो Fe पे रेडिश कलर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से मान लीजिए AgNO3 हमने लिया, ये है एक्वस सॉल्यूशन AgNO3। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने आयरन डाल दिया, क्या डाल दिया, आयरन, तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का रिएक्शन आपको पढ़ना है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसमें आपको याद क्या करना है कि जब भी ये रिएक्शन अकर होता है तो उसके लिए सॉल्ट, ये सॉल्ट फॉर्म है, ये सॉल्ट आपका एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा जो मेटल है या सब्सटेंस है वो कैसा होना चाहिए, आपका सॉलिड फॉर्म में। तो ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनाते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसी के सॉल्यूशन से, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखिए पहले जो अभी इसके पहले अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल, एक सब्सटेंस या एक आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ आपका दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कि सॉल्यूशन फॉर्म है, एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, आपने दो सॉल्यूशन को एक बीकर में डाला, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि दो आयंस सेम टाइम पे दो आयंस डिस्प्लेस होंगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक लिया AB, ये एक्वस फॉर्म है, ठीक है ना, यानी ये दो बाइनरी है, इसमें दो सब्सटेंस मिलके फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये आयनिक है। अब ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कोवलेंट में क्या होता है, ठीक है। AB है, इसको आपने रिएक्शन कराया मान लीजिए CD से, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक्वस है। तो क्या करेंगे, देखिए रिएक्टेंट आपको कैसे बनाना है। तो मान लीजिए कि ये A प्लस B माइनस है, यहाँ पे ये C प्लस D माइनस है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो प्लस वाला C है ये क्या करेगा, A को डिस्प्लेस करेगा। जब A को डिस्प्लेस करेगा इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, आ गया, क्लियर। अब बचा यहाँ से A, ये A इसी टाइम पे D के पास चला जाएगा, ठीक है। तो एक ही टाइम में आपके कितने आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं, देखिए एक C और दूसरा A, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो रिएक्शंस में आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CB एक्वस प्लस AD एक्वस, ठीक है, यानी ये दोनों एक्वस फॉर्म में होगा। तो रिएक्शंस क्या लिखेंगे, रिएक्शन ये लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो डेफिनेशन आप ये लिखेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस
द आयंस आर डिस्प्लेस या रीअरेंज, है ना, डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सॉल्यूशन से क्या होगा, आयंस डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, अब ये आयन जो डिस्प्लेस होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो बॉन्ड होगा सब्सटेंस के बीच वो आयोनिक हो सकता है। आयोनिक मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से फॉर्म होगा तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट, कोवलेंट में जहाँ पे कोई भी बॉन्ड तो फॉर्म होगा लेकिन आयंस नहीं होगा। एक्वस होने के लिए आयंस का होना जरूरी है, मतलब ये कि वो वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए। उस सिचुएशन में ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका रिएक्शन आप लिखेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस, है ना, आर displaced from the solution to form product। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। अब इसके लिए अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए आपने यहाँ लिखा कि NaOH ये एक्वस है, और हमने अभी बताया कि जब भी एक्वस होगा तो एक्वस में ये ब्रेक हो जाएगा Na+ एंड OH-। देखिए ये आपका आयंस है। जैसे ही आपने NaOH सॉलिड को पानी में डाला ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। प्लस मान लीजिए आपने HCl को डाला तो यहाँ पे जो बॉन्ड है H और Cl के बीच वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको भी जैसे ही आपने वाटर में डाला तो ये वाटर में सोल्यूबल है तो ये भी ब्रेक हो गया आपका कैसे, H+ Cl- में। ठीक है, जो भी दोनों एक्वस है। अब आपका रिएक्टेंट क्या यानी प्रोडक्ट क्या देगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से Na है और यहाँ से H है, H आपका यहाँ आ जाएगा, Na आपका यहाँ आ जाएगा, तो Na+ Cl- ये आपका बना देगा NaCl एक्वस। ठीक है, NaCl एक्वस हो गया। अब ये OH और ये H+, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, ये आपका बनाएगा वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर इसी तरह से मान लीजिए आपका रहा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस। ठीक है, प्लस मान लीजिए आपने लिख दिया Na2SO4 ये भी एक्वस है। अब ये दोनों रिएक्शन किए। ठीक है, रिएक्शन हुआ तो अब आपको अगर हम आयंस के टर्म में इसको एक्सप्लेन करें तो ये आपका बेरियम ब्रेक हो जाएगा Ba+ आयन में यानी वाटर में, और ये Cl- के टर्म में रहेगा। Na आपका ब्रेक हो जाएगा यानी Na2 ये हो जाएगा Na+ और ये SO4 2-। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 2 है तो देखिए जब भी ब्रेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, इसका मतलब बेरियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी, और क्लोरीन के पास यानी यहाँ पे कोई नहीं है तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो सल्फर के 2 हो जाएंगे और सोडियम का 1 हो जाएगा। अब ये जब डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये Na जो है यहाँ से वो शिफ्ट होगा यहाँ पे, और Ba जो है वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, SO4 के साथ। तो ये क्या बनाएगा आपका, तो ये बनाएगा आपका Ba
SO4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा NaCl, ये एक्वस, और ये आपका हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड अगर हमने लिख दिया इसका मतलब ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल, इसका मतलब ये कि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रहा है। तो इनसोल्यूबल पार्ट जो भी होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, है ना, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस तरह का रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ हीट। इसके टर्म पे हमने बताया था कि इसके बेस पे यानी हीट के बेस पे केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला मान लीजिए लिख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडो और थर्मिक का मतलब हीट होता है, एंडो का मतलब होता है इन और हीट का मतलब, थर्मिक का मतलब हीट होता है। मतलब ये कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके होते वक्त यानी जो जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है उस ड्यूरेशन में हीट सराउंडिंग से रिएक्शन को दिया जा रहा है, यानी रिएक्टेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, समझ गए। तो उस तरह के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया कि जब कोई रिएक्शन अकर हो रहा है तो केमिकल चेंज के दौरान उसको हीट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी बाहर से उसको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाकर रिएक्शन हो रहा है। तो उस तरह के रिएक्शन को कहेंगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द केमिकल reaction in which heat is supplied to the reactants to form प्रोडक्ट, ठीक है। यानी हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मान लिया जाए हमने पढ़ा कि CO3 है, इसको आप हीट कर रहे थे यानी हीट सप्लाई कर रहे थे, उसके बाद आपका फॉर्म हो रहा था CaO प्लस CO2 गैस, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में था, ये भी किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। ये हो गया। इस तरह से आप मान लिया जाए, एग्जाम्पल दिए फिर दूसरे सब्सटेंस का, जैसे Pb का हमने दिया था कि PbNO3 है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, इसको आपने हीट किया, ये बना PbO सॉलिड प्लस NO गैस O2 गैस, और फिर इसको अपन ने बैलेंस किया था, आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे थे। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पे हमने बताया था कि हीट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर प्लस हीट आपने रिएक्टेंट साइड में लिख दिया, तो उससे भी पता चलता है क्या कि हम रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सेकेंड टाइप का जो है इसका, वो क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जिसमें हीट जस्ट इसका कन्वर्स है, उल्टा है, इसमें हीट ले रहा है तो इसमें हीट क्या होगा देगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस सिचुएशन में हीट जो है वो इवॉल्व होगा, हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसको, ये हीट को इवॉल्व करेगा।
तो इस तरह के कौन से रिएक्शन होंगे? तो जितने भी आपने देखा है कंबस्टन रिएक्शन, घर में आप एलपीजी गैस जलाते हैं या फिर कोल को जलाते हैं या वुड को जलाते हैं, ये सारे जो रिएक्शन हैं कंबस्टन रिएक्शन जितना है ज़्यादातर वो सारे क्या है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आप जैसे बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे एसिड और बेस को आप रिएक्ट करते हैं तो हीट लिबरेट होता है, बीकर गर्म हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सोथर्मिक। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक्सेप्शन में कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि द केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved during the reaction। ठीक है, हीट इज इवॉल्व। एग्जाम्पल जैसे C+O2, ये दिया आपका CO2 प्लस हीट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हीट, कभी कभी हीट की जगह पे लाइट भी आ सकता है ना, तो वो भी हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे आपने लिख दिया कि CaO प्लस, मान लीजिए आपने इसको वाटर में डाला। जैसे ही वाटर में डाला तो ये आपका बन गया CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज किया, तो ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको। और आज इतना ही पढ़ते, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, और उसके बाद फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए,